चलो बच्चों, आज करने वाले हैं गुड सेट कुमार का 2020 जो पेपर सेट है उसमें पेपर नंबर 4। आई होप कि आपने सबसे पहले इसको खुद से सॉल्व किया होगा। जो भी डाउट्स है वो सारे इस वीडियो सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे, बराबर है। तो नहीं किया तो पहले एक बार खुद से ट्राई करो और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे, यहाँ पे पढ़ो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास ऑफ 75 kg। हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लिए। कितने इलेक्ट्रॉन? जिनका टोटल मास हो रहा है 75 kg। तो उस पर चार्ज क्या होगा? अब एक सिंपल चीज समझो, 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन से हमको पता नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, चार्ज भी पता है। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसमें चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मास का इतना चार्ज होगा, तो आपको टोटल लेना है 75 kg। तो उसका चार्ज क्या रहेगा? तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट 75 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का प्रोडक्ट, और नीचे लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31। चलो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। यहाँ पे तो 75 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1 क्या आ रहा है? ये बच्चों आ रहा है माइनस 13.2 इंटू 10⁻12। तो एक पॉइंट कवर कर लेंगे तो माइनस 1.32 इंटू 10⁻13 कूलम, इतना चार्ज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, देन। सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई डायपोल रखोगे तो उस पे ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहाँ पर भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगने वाला है प्लस क्यू और नेगेटिव पे लगने वाला है माइनस क्यू। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो। व्हाई? बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन देखो यहाँ पे वर्ड ही गलत यूज किया है, ये पॉइंट चार्ज लिखा है, तो ये यूनिफॉर्म कैसे आएगा बच्चों? ये यूनिफॉर्म आएगा ही नहीं, सही है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा करेक्शन भी कर लेते हैं, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम उसको रिमूव भी करेंगे यहाँ से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स कितना? जीरो। हाँ, टॉर्क लग सकता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिखा था PE sin थीटा, सही है। हाँ, थीटा जो आपका 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो टॉर्क 0 हो भी सकता है, और मानो कि इसके सिवा कोई एंगल है तो टॉर्क 0 नहीं होगा। तो फाइनली हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोल सकते हैं कि डायपोल पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0, लेकिन टॉर्क में भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पे बोला है पॉइंट चार्ज, तो आप ही सोचो ये था यूनिफॉर्म, तो मैंने एक और कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात होगी तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो समझो आप यहां पे कि मेरे पास यहां पे एक चार्ज है जिसका नाम है सपोज Q। वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? पॉइंट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई डायपोल रखने वाला है, यहाँ पे सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, इस पे ये डायरेक्शन में लगेगा रेडियली, इससे रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यहाँ की इंटेंसिटी कुछ डिफरेंट होगी और यहाँ की इंटेंसिटी कुछ डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स डिफरेंट होगा ऑलवेज, और इसके कारण कभी भी फोर्स 0 नहीं होगा, ऑलवेज फोर्स लगेगा, सही है कि नहीं। हाँ, टॉर्क की बात हो तो टॉर्क के बारे में हम सोच सकते हैं कि भाई चलो डायपोल मैंने ऐसे रख दी, तो ये आपका माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? 0। टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं होगा, लेकिन फोर्स तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क फोर्स इज ऑलवेज 0, टॉर्क मे और मे नॉट बी 0। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज ऑलवेज नॉन 0, फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी 0।
सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, ये दोनों नहीं, ओके मे बी ओके। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट लार्ज डिस्टेंस इज, हमने उसकी एक्सिस पे फॉर्मूला क्या लिखा था, 2kp/r³, और उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे, ये कहां पर था, एक्सिस पे डायपोल की, और उसकी इक्वेटोरियल एक्सिस पे लिखा था -kp/r³। इन बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो यहां पे आएगा फॉर्मूला कौन सा, 1/r³। फोर्थ, a particle of mass m and the charge q is placed at rest in uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle on moving a distance y is. समझो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगने वाला है, q चार्ज पे E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा QE। हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूं भाई, काइनेटिक एनर्जी रेट, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल तो रेस्ट पे था तो 0 होगा। फोर्स होगा, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो फोर्स क्या लिखेंगे, QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y। तो हम देख सकते हैं कि उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, QEY। कहां पर है, ऐसा आंसर आपको सी में मिल जाएगा। Fifth, out of two copper spheric spheres of the same size, X is hollow while Y is solid. If they are charged at the same potential, what can be said about the charges on them? हम फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, V is equal to KQ/R। रेडियस दोनों की सेम है, दोनों सेम हैं, K भी कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू Q। हमने दोनों का पोटेंशियल भी सेम रखा है, सही है बच्चों, तो फिर दोनों पे चार्ज भी तो सेम ही होगा। हाँ, रेडियस सेम है तो फिर सेम ही होगा। कहां पर है, चार्ज ऑन बोथ स्फीयर इज इक्वल। 6, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो 9 वाले 3, इनको हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, 9 9 9। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, हमको पता है भाई कि पैरेलल में तो होता है सबका सम, 9 9 9 क्या हो जाएगा, 27 पिकोफैराड। 7, which of the following characteristic of electron determines the current in the conductor? ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, Vd इज इक्वल टू I/A/N/E। तो हमको यहां पर जो भी मिलेगा वो ड्रिफ्ट स्पीड डिसाइड करेगी उसका करंट। ड्रिफ्ट स्पीड, दो टाइप की स्पीड्स होती है, एक थर्मल, उसकी हीट एनर्जी के कारण, उसका टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते होंगे। लेकिन रैंडम मोशन में आप कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उसमें कोई एक डायरेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जो क्रॉस सेक्शन है वहां पे नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0, मतलब करंट आपको नहीं मिलेगा। तो जो थर्मल उनकी वेलोसिटी है उसके कारण कुछ नहीं करंट बनेगा। हाँ, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और फिर आपको किसी क्रॉस सेक्शन से नेट इलेक्ट्रॉन 0 नहीं मिलेंगे और उनको मिलेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो डिसाइड करेगी करंट। सही है। 7, when electron moves in a conducting wire from a point with potential 1 to 4 watt, what will be the heat energy? भाई जितनी हमको एनर्जी अंदर स्टोर होगी उतनी हीट मिलेगी। सिंपल, जब Q चार्ज दो पॉइंट्स के बीच में मोशन करेगा जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, तो एनर्जी कितनी बनेगी, Q इज इक्वल टू, ये चार्ज नहीं है, ये एनर्जी है, एनर्जी, हीट एनर्जी, Q इंटू डेल्टा V। Q कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और दोनों के बीच का पोटेंशियल करेंगे तो 4 - 1, तो ये 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा तो 4.8 इंटू 10⁻⁹ जूल। कहाँ पर है ऐसा, 4.8 इंटू 10⁻⁹ जूल। 9, सिग्मा J इज इक्वल टू सिग्मा ई रिप्रेजेंट्स, भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखो ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। हमने पढ़ा था कि कोई वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन ले ले L, A, उसकी लेंथ ले लेते हैं L, उसको जब हम कोई PD अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करंट पास होने वाला है I, उसका रेजिस्टेंस R है, तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR। V यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E होगा,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ED मतलब EL हो गया। ये हमने कौन सा लॉ लिखा? ओम्स लॉ। अभी इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। V इज इक्वल टू EL I, करंट हो गया रो L अपॉन ए, L कैंसल हो गया, तो फिर यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा रो और I अपॉन J करंट अपॉन एरिया, तो वो कौन होगा? करंट डेंसिटी। सो द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E। 1 अपॉन रो होता है सिग्मा कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे E आ गया। तो हमने ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया? ओम्स लॉ से। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये हमको वेक्टर फॉर्म मिलेगा, याद रहना चाहिए। 10. How much current should be passed through circular ring of radius 5 centimeter such that magnetic field produced at the center will be this much? सिंपल है बच्चों, कोई रिंग ले लेते हैं, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0 Ni अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। μ0 कितना है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टन्स तो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ रिंग बोला है, तो कुछ नहीं बोला है, तो एक ले लेते हैं। करंट हमको फाइंड करना है अपॉन 2 इंटू रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कर लेंगे, तो आई आपका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे -1, ये -6 हो जाएगा। तो आप करोगे यहाँ पे तो 7 अपॉन 4 पाई इंटू ये -6 ऊपर आके यहाँ पे 10 बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आपको आ रहा होगा उतना। तो 7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 क्या आ रहा है? 0.557। तो यहाँ पे 0.557 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.57 एम्पियर। 11. Equal currents are passing through two very long, straight and parallel wires in the same direction. They attract each other. सेम डायरेक्शन में करंट पास होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट होगा तो दोनों रिपेल करेंगे। 12. 6 करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर शोन इन फिगर। देखो ये फिगर बताई है, उसमें एक लूप है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 वायर है और दूसरा बाहर है। सबकी वैल्यूज हमको यहाँ पे दी है। अ क्लोज सरफेस normal to the plane is shown. The line integration B dot dl over a closed path shown by dotted line will be. एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा था। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 इंटू सिग्मा आई। व्हाट इज सिग्मा आई? इट इज द करंट एंक्लोज्ड बाय द लूप। ये जो लूप है उसके अंदर कितना करंट है। अभी ध्यान रहे कि देखो ये जो डॉट लिखा है उसका मतलब क्या? वहां से करंट बाहर आ रहा है। ये क्रॉस है उसका मतलब क्या? करंट अंदर जा रहा है। और ये भी क्रॉस है, लेकिन इसको हम कंसिडर करेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो लूप के बाहर है, हमको तो एंक्लोज्ड करंट ही लेने हैं। तो ये तीनों एक डायरेक्शन के है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम एक काम करते हैं कि बाहर का जो आएगा उसको पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं। तो आपका जो सिग्मा आई होगा उसमें I1 आपका पॉजिटिव, I2 आपका पॉजिटिव, I3 आपका नेगेटिव, I4 और I5 आप नेगेटिव लोगे। सही है? ओके। सो I1 क्या है? करंट 1, I2 कौन है बच्चों? 2, I3 कितना है? 3, I4 कितना है? 1 और I5 कितना है? 4। तो ये तो निकल गया, तो यहाँ पे रहेगा 1, सिग्मा 1 एम्पियर करंट आया। यहाँ पे रख दोगे तो μ0 इंटू 1 मतलब आपको आंसर मिलेगा μ0 वेबर पर मीटर। सही है? सही है, आना चाहिए। नेक्स्ट 13 टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होना चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives the direction of magnetic field at that point. 14 the SI unit of magnetic dipole moment। भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हम ऐसे लिखते हैं m इज इक्वल टू निया। तो एक यूनिट होगा इसका एम्पियर, इसका एम्पियर। टर्न्स को यूनिट होता नहीं है, टर्न्स को यूनिट होता नहीं है, इसका एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, तो दूसरा टॉर्क। टॉर्क क्या लगता है? mb sin थीटा। इसका यूनिट होता है जूल, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो या जूल भी बोल सकते हो। इसका यूनिट तो हमको फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है और इसको तो यूनिट होता नहीं है, तो इसका एक यूनिट ये भी बन गया है जूल पर टेस्ला। तो वो कहां पर दिख रहा है? वो हमको ए में दिख रहा है। 15 a horizontal straight wire 10 meter long
extending from east to west is falling with speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field, and value is given. A, what is the instantaneous value of EMF? What is the direction of EMF? हमको यहाँ पे वेलोसिटी दी है, हमको यहाँ पे लेंथ दी है, और यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। हमको पता होना चाहिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ। करंट आपका फ्लो हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट और फॉल कर रहा है नीचे, तो तीनों कंडीशन में BVL परपेंडिकुलर है, सो आपको EMF मिल जाएगा BVL। B कितना 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, V कितना 5 और ये कितना 10, यहाँ पे कर लोगे तो ये 1.5 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर सभी आंसर सेम ही है, मतलब इसको तो चेक करने की कोई ज़रूरत है थी नहीं। लेकिन डायरेक्शन कौन सी अभी, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। वायर नीचे गिर रहा है ईस्ट टू वेस्ट होके, तो उसके सारे चार्जेस कहाँ पे जाते होंगे नीचे, और हम करंट की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव की बात करेंगे। चलो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है, नीचे, है कि नहीं, और नेगेटिव भी नीचे जा रहा है, सब दोनों नीचे जा रहे हैं। लेकिन फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो हमको फॉर्मूला पता है कि जब कोई क्यू चार्ज B जितने मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगने वाला है Q इंटू V क्रॉस B। सही है। हाँ, तो अब उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल यूज करके। नीचे गिर रहा है मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी नीचे है, तो V की डायरेक्शन में पहले फिंगर रखेंगे राइट हैंड की, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, तो V क्रॉस V, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फॉल कहां पे कर रहा है, नीचे, तो डायरेक्शन नीचे वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन, तो V क्रॉस B, तो थंब आपका रहा ईस्ट की तरफ, तो पॉजिटिव सारे कहां पे जाएंगे, टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहां पे क्या आएगा, EMF होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। सही है बच्चों। चलो 16, द रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज मूविंग विद दिस मच स्पीड in perpendicular to the direction of magnetic field, the rate of increasing of EMF generated। देखो यहां पर रेट ऑफ इंक्रीजिंग बोला है, तो मोशनल EMF क्या होता है, BVL। हमको EMF नहीं फाइंड करना है, इसका इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है। रेट मतलब क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF, तो इसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर लेंगे, dE/dt। EMF बोला होता तो ठीक है, लेकिन यहां पे dE/dt बोला है, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी की बात करेंगे तो dV/dt, चलो BL इंटू A एक्सलेरेशन, ये आपका फॉर्मूला बना रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF। लेकिन बच्चों जो रॉड है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना, 0, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF वो भी क्या होगा, 0 ही होगा, तो आपका आंसर बैठ जाएगा A। सही है, सही है। 17, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सोलेनॉइड का दो फॉर्मूले हैं, phi/I, और एक फॉर्मूला हम ये लिखेंगे μ0n²A/L। कोई बोलेगा सर आपने ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि आप गलती ना करो। देखो करंट इंक्रीज करोगे तो phi भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जो इंडक्टेंस है वो करंट पे भी डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स पे भी नहीं करता, किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड्स करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया और लेंथ मतलब साइज ऑफ कॉइल जो होगी उस पे, और उसके अंदर मीडियम कौन सा है उस पे डिपेंड करेगा। तो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, चलो देख लेते हैं। करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, नहीं ये तो गलत है। इट्स लेंथ, भाई डायरेक्ट नहीं, वो तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो ये भी नहीं आएगा। L इज 1/L, तो ये भी नहीं आएगा। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ भाई ये उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो यहां पे आएगा ये वाला। रेसिप्रोकल ऑफ एरिया नहीं आएगा क्योंकि इसके तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सही है, सही है। 18, यूनिट ऑफ ओमेगा सी, पूरी दुनिया जानती है कि XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है ओम, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ओम इनवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं मो। क्या बोल सकते हैं, मो। 19, a coil having inductance of 1 millihenry is connected to an AC source. Its inductive reactance will obtain to 1 ohm. Then what will be the angular frequency?
सिंपल बोला है। इंडक्टेंस हमको दिया है 1 मिली हेनरी, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हमको 1 ओम मिला और हमको ओमेगा फाइंड करना है। तो हमको पता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल कितना है बच्चों 1 ओम, ओमेगा फाइंड करना है और एल कितना है 10⁻⁻3, ये नीचे आएगा तो ओमेगा आपका हो जाएगा 1000 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 10⁻3। 20. A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt and 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current. हम जानते हैं IRMS is equal to what? VRMS upon Z. लेकिन सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो इंपीडेंस होगा वो ओमेगा एल होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जितना। VRMS को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो ओमेगा की जगह पे रख देंगे 2 पाई न्यू इंटू एल। ओके, अभी क्या जो ये वैल्यू है वो RMS शो करती है। सो IRMS इज इक्वल टू 220/2, पाई बोले तो 3.14, फ्रीक्वेंसी बोल दे तो 50 और एल बोल दे तो 44 इंटू 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आगे आ गया शायद 2200 divided by 2 divided by 3.14 divided by 50 divided by 44, 15.9 आंसर आ रहा है जो आप लिख दोगे। 21. In microwave oven, if frequency of rotation of water molecule is nu 1 and the frequency of microwave is nu 2, then याद रखो हम माइक्रोवेव कहां पे यूज कर रहे हैं? ओवन में। ओवन में क्या होता है, जो वाटर कंटेनिंग फूड होगा जिसके अंदर वाटर होगा, वाटर मोलिक्यूल्स होंगे, हम उसको वहां पे गर्म कर सकते हैं। कैसे? जब अंदर रखेंगे तो जो फूड है उसके अंदर वाटर मोलिक्यूल्स है, जब माइक्रोवेव्स उसको इंसिडेंट करेंगे तब वाटर मोलिक्यूल्स भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने के लगेंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, रेजोनेंस होगा और उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके कारण वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका। तो यहां पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। 22. Which of the following group has frequency of electromagnetic rays in ascending form? Ascending form मतलब क्या? जिसकी एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, वहां से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग फॉर्म में होगी तो एनर्जी भी असेंडिंग फॉर्म में होगी। तो क्या जो सबसे कम स्ट्रांग है वो पहले आएंगे और जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो बाद में आएंगे। तो यहां पे देखिए तो पहला टर्न बाय टर्न चेक करेंगे, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट और एक्सरे। ओके, इससे ये स्ट्रांग है और इससे ये स्ट्रांग है, तो यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और असेंडिंग फॉर्म बोला है तो आपका आंसर ए ही आएगा। यहां पे देखोगे तो रेडियो वेव फिर विजिबल आया तो ये स्ट्रांग हुआ, लेकिन वापस ये इससे थोड़ा वीक हो गया तो ये ऑर्डर में नहीं है। यही चीज वेवलेंथ के लिए बोली होती तो हम लिखते 1/λ। तो हमको उल्टा सोचना पड़ता है कि जो वेवलेंथ असेंडिंग फॉर्म में है तो एनर्जी डिसेंडिंग फॉर्म में लेनी पड़ती। सही है, तो याद रखना। तो फिर ये आंसर आता आपका, ये आ सकता था, ये नहीं आ सकता था। जो डिसेंडिंग फॉर्म वेवलेंथ असेंडिंग बोली होती तो आंसर ये आता, क्योंकि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो हमको एनर्जी को कौन से फॉर्म में? डिसेंडिंग फॉर्म में सेट करेंगे तो वेवलेंथ असेंडिंग फॉर्म में जाएगी। तो इससे ये कम स्ट्रांग है, इससे ये कम स्ट्रांग है, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। सही है। 23. When light ray travels from which medium to which medium, total internal reflection is possible. हमको पता है कि जब रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जाएगा तभी ऐसा होगा, डेंसर टू रेरर में जाएगा तब। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए डेंसर कौन है? कंपेयरिंग एयर से वाटर, नहीं भाई ये तो रेरर से डेंसर में जा रहा है। एयर टू ग्लास वो भी सेम है, वाटर टू ग्लास वो भी डेंसर टू रेरर टू डेंसर है। हाँ, ये सेट हो रहा है ग्लास टू वाटर, डेंसर से रेरर में जा रहा है। 24. Velocity of light in a diamond, glass and water decreases in the order, अरे यार क्या है, चलो देख लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू c/n। तो हमको पता होना चाहिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा है? डायमंड का। फिर कौन आएगा?
ग्लास आएगा और फिर कौन आएगा, वाटर। तो वेलोसिटी बोलेंगे तो डायमंड में सबसे कम होगी, ग्लास में उससे आगे और वाटर में सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे हमको वेलोसिटी बोला है तो वाटर में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ग्लास एंड देन डायमंड। 25th, double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? टेक्स्ट बुक का ही है। हमको एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनवाना है जिसमें ये रेडियस r है, ये भी तो r है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, बाहर का मीडियम हम ले लेते हैं एयर, तो इसकी फोकल लेंथ हमको कितनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो r कितना रखना चाहिए, लिखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हमारा फॉर्मूला है। फोकल लेंथ आपको रखनी है 20, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 अपॉन 1। यहां से घुस रहे हो तो कॉन्वेक्स सरफेस आ रही है तो इसको लेना है पॉजिटिव, अंदर घुसे और यहां पे गए तो वहां पे तो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्केव सरफेस है। तो 1/20 ये हो गया 0.55 और ये हो जाएगा 2/r। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r क्या मिल जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.55 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 22 आंसर आ ही जाएगा। सही है, सही है। 26, monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident on an air on water surface. What is the frequency of reflected light? Reflected हो या रिफ्रैक्टेड हो, है ना, हम जो अंदर पास हो रहा है, मीडियम चेंज होगा तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी एयर में जितनी होगी उतनी ही गिनेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, हम उसका स्पीड वैक्यूम में कितना लेते हैं 3 × 10⁸, और वेवलेंथ आपको 589 नैनोमीटर, तो 5.89 × 10⁻⁻7। इसको ठीक से करोगे तो ये आने वाला है 3 / 5.89, 0.509 × 10⁻15। एक पॉइंट कवर कर लोगे तो 14 वाला आंसर आ ही जाएगा। 27, which property are independent of each other for wave propagating in a medium? जो कोई वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उनके बीच का रिलेशन आ गया v = लैम्बडा × न्यू। देखो तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कौन नहीं दिख रहा है, तो यहां पे नहीं दिख रहा है कौन, ओके सब दिख रहा है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन ईच अदर। 28, 100 पाई फेस डिफरेंस मतलब कितना, पाथ डिफरेंस। याद रखो फेस डिफरेंस डेल्टा फाई क्या होता है, k इंटू पाथ डिफरेंस। ये कौन है बच्चों, पाथ डिफरेंस। अरे दोनों में सेम ही आएगा, पीडी। तो ये है आपका पाथ डिफरेंस, और ये है आपका फेज डिफरेंस। चलो ये कितना है 100 पाई, k को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और हमको डेल्टा r पाथ डिफरेंस करना है। सही है, तो डेल्टा r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डेल्टा r क्या होगा, तो यहां पर 2 पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से कट होगा तो यहाँ पे 50 होगा, और लैम्बडा यहाँ पे आएगा तो 50 लैम्बडा, डायरेक्टली भी बोल सकते थे आप। 29, if the velocity of electron is increased then the de Broglie wavelength, बोलो ये भी कोई पूछने वाली बात है। de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा = h/mv। हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो de Broglie wavelength डिक्रीज होगी, कहां पर है आंसर बी। 30, a metal surface object ejects electron hit by green light but none, अरे यार प्रिंटिंग में इतनी सारी मिस्टेक्स, but non hit by yellow light the electrons will be ejected when the surface is hit by, ओके यहां पे क्या बोला मैं आपको समझा देता हूं। एक सरफेस है, जब उस पे हमने ग्रीन लाइट इंसिडेंट करवाया तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, लेकिन जब हमने देखो ग्रीन को हम ग्रीन शो करते हैं, ग्रीन को हमने ग्रीन शो कर दिया, चलो तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, लेकिन जब आपने येलो लाइट इंसिडेंट करवाई तो यहां पे नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। तो कौन सी लाइट से होगा हमको पता होना चाहिए, विबग्योर।
ये ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ये ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ये वीक होंगे कंपेयर टू, मतलब इसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, है ना, कंपेयर टू एक दूसरे से। तो यहां पर देखो, ग्रीन से इंसिडेंट हुआ, ग्रीन से एमिशन हुआ, लेकिन येलो से नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब तो और भी वीक हो गए, तो इनसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऊपर जाओगे तो होगा, सिंपल चीज़ है। तो ग्रीन से होगा तो आप ब्लू, इंडिगो, वायोलेट कुछ भी करवा सकते हो। तो यहां पे लिखा है ब्लू लाइट। सही है, सही है। कोई बोलेगा सर हीट रेज, हीट रेज वो इंफ्रारेड ही है, बराबर है, याद रखना। 31 वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। चलो सबसे पहले वर्क फंक्शन लिखते हैं। 50 इज इक्वल टू 2.14 EV, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं h न्यू 0 इज इक्वल टू 2.14 EV। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो 2.14 EV की जगह पे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और h नीचे आ जाएगा तो उसको करेंगे 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आने वाला है। तो बच्चों एक बार गिन लेते हैं। 2.14 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.625, ये आ रहा है 0.516 ओके, इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस 15 हर्ट्स। तो एक पॉइंट कवर कर लोगे, 5.16 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्स। चलो हो गया। अभी आगे हमको फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0 विथ 0.6 स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी आपको क्या बोला है कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है, इंसिडेंट, उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन कब, जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा 0.6 वाट। हमको फॉर्मूला पता है V0E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा माइनस 50। तो मुझको लैम्बडा फाइंड करना है, सही है। एक काम करेंगे, इसको यहां पे भेजेंगे तो HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू V0E प्लस 50। इसको ऐसे ही रखो। चलो यहां पे V0 कितना है, 0.6 वोल्ट, EV प्लस, और ये है 2.14 EV। तो यहां पे हो जाएगा HC अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2.74 EV। 1 प्लस 6 हो जाएगा ना। तो लैम्बडा फाइंड करना है तो क्या आएगा, HC अपॉन 2.74 EV। H की वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। C आपको मिलने वाला है, नहीं आपको पता है 3 इंटू 10 टू 8, ये आपको 2.74 है। मैंने 27 क्यों लिखा। चलो तो 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सिंपलीफाई करते हैं इसको, 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2.74 डिवाइडेड बाय 1.6, क्या है 4.53 इंटू यहाँ पे लिख सकता है, ये होगा 27 और ये -7 मीटर, 453 नैनोमीटर, मतलब 4 लिख लेंगे तो भी चलेगा, है ना। और एंगस्ट्रॉम में बोलना है तो 4530, लेकिन नैनोमीटर में दिया है तो आपका आंसर ये सेट हो रहा है, मेरे हिसाब से ये सेट हो रहा है। देख लो एक बार, सही है, सही है। 32 द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी, 2 यहां पे आएगा, 2 आना चाहिए, टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने ये रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू U/2। हमको रेशियो पूछा है काइनेटिक अपॉन टोटल, तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, -1, 1:-1, सही है। 33 द एनर्जी इज नेसेसरी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 10 स्टेट हाइड्रोजन एटम विल बी। जिस ऑर्बिट में जितनी बाइंडिंग होगी, रिमूव करने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमको हाइड्रोजन के लिए पता है एनर्जी है -13.6 EV अपॉन n²। हमको n कितना लेना है, 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे कट जाएगा तो 0.136 EV। कहाँ पर है ऐसा आंसर, तो डी में। 34 अ सेट ऑफ एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट डीके विथ देन ओके, मतलब ये बोला है कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है,
मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है, अभी वो कैसे आएगा? डायरेक्ट इसमें आएगा कि वाया वाया भी आ सकता है? अरे भाई, कोई भी दो अलाउड एनर्जी लेवल्स के बीच में वो ट्रांजिशन कर सकता है, कोई भी दो, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा? हाई, लेकिन हाँ करेगा कैसे? हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएगा। एनी स्टेट विथ लोअर एनर्जी इनटू लोअर स्टेट ओनली व्हेन एक्साइटेड बाय नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऑल टुगेदर नहीं, सब एक साथ तो होगा नहीं। टू एमिट फोटोन ओनली, देखो नहीं, तो फर्स्ट वाला ही सही बैठता है। देखो कोई भी लोअर एनर्जी वाले स्टेट में आ सकता है। 35 द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 4। हीलियम के लिए ए आपको दिया है कितना? 4, और सल्फर के लिए यही चीज आपको दी है 32। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सल्फर इज लार्जर देन दैट ऑफ हीलियम इज आर प्रोपोर्शनल टू, हमको a⁻1/3 पता है, तो आर ऑफ सल्फर और आर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो ए ऑफ सल्फर ए ऑफ हीलियम की 1/3 पावर, तो यहां पे ये हो गया 32/4 की 1/3 पावर, ये हो जाएगा 8⁻1/3, तो उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालेंगे तो 2। हम बोल सकते हैं सल्फर की रेडियस हीलियम की रेडियस से डबल होगी। 36 if a nucleus with z is equal to 2 and a is equal to 4 has mass डिफेक्ट है यार, ये बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, मास डिफेक्ट है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो हमको मास डिफेक्ट यहां पे दी है 0.04 U, और 1 U को इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होती है वो हमको पता है 931.5 मेगा EV, ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी? भाई बाइंडिंग एनर्जी EB होती है डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा EV, तो यहाँ पे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 931.5, इसको कैलकुलेट करेंगे 931.5 डिवाइड 931.5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.04, क्या आया ये? 37.26 मेगा EV। देखो ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो बच गए, होगा तो हम डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन यहां पे क्या बोला है? एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो भाई यहां पे न्यूक्लियंस कितने हैं? एटॉमिक मास कितने? 4, तो यहां पर रखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल बाइंडिंग को ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 37.26 डिवाइडेड बाय 4, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.31 एक ही दिख रहा है तो मैं लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय 4, 9315 है ना, 9.315 आ रहा है। 37 द रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या तो न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हो। 38 फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले क्लियर कर लेते हैं। पी टाइप है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होगी, होल जो होंगे वो मेजोरिटी होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी में होंगे। चलो तो यहां पे लिखे, स्टेप बाय स्टेप एक एक पढ़ के डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन और मेजोरिटी, ये तो यहां से गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, ये फिर से गलत हो गया। होल्स आर मेजोरिटी, सही है। ट्राइवेलेंट्स आर डोपेंट, तो हमको सी में मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? क्लियर? 38 द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज दिस। अरे दोनों सेम ही है, दोनों नंबर डेंसिटीज क्या है? सेम। जितने होल है उतने इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब ये हो गया कि ये तो प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ कोई इंप्योरिटी मिक्स्ड नहीं है, तो वो इंट्रिंसिक है। 40 इफ 1 एटम ऑफ आर्सेनिक इज एडेड पर 10⁻³ एटम्स ऑफ जर्मेनियम देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। अरे ओके चलो देख लेते हैं। नंबर ऑफ आर्सेनिक ऐड किया तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की मिलेगी। आर्सेनिक पेंटावेलेंट है तो वो अपने 5th इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर को देगा, सेमीकंडक्टर को। तो एनी जो है वो क्या है? हमने 1 मोल किया, 1 मोल मतलब कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 ले लेते हैं, लेकिन सब इसमें से हमने पर 10⁻³ एटम्स हमने एक इंप्योरिटी ऐड की, तो हम इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहां पे मिलने वाला है 10⁻20 पर मीटर क्यूब।
इतनी आपको डेंसिटी पर मीटर क्यूब में मिलने वाली है। सही है, सही है। 40 हमारे क्लियर हो गए, तो वापस एक बार देख लेंगे, लेकिन आना चाहिए। नेक्स्ट पेपर 5th लेके आएंगे, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और फॉर्मूला रिवाइंड करो। बराबर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।